अस्सलाम बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज है उसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर से। ठीक है, आपके पास शॉर्ट जो आपका स्मार्ट सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है, उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 4, 5, 7 और 9 है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 4.1 है आपके पास। बेटा देखिए क्या कर रहा है। अ पर्सन होल्ड अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू फ्रेंड। कि एक आदमी है, उसके हाथ में ग्रोसरीज का बैग है, कोई सामान है, व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल, जबकि वो क्या कर रहा है, खड़ा है, एंड टॉकिंग टू फ्रेंड, और अपने दोस्त से बात कर रहा है। अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। एक गाड़ी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, उसका इंजन जो है वो स्टार्ट है, इंजन रन कर रहा है। फ्रॉम स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। कि वर्क के लिहाज से ये दोनों जो कंडीशंस हैं, दोनों जो सिचुएशन है, ये एक जैसी कैसे हैं। अपने दोनों की बात करें, आपके पास है पर्सन होल्ड अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल। इसमें दो चीजें हैं कि एक आदमी ने सामान पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है उस पर फोर्स एक्ट कर रही है। तो आपके पास यहाँ पर फोर्स मौजूद है, ठीक है, हम क्या कहेंगे, फोर्स प्रेजेंट है। व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू फ्रेंड, इसका मतलब है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। इसी तरह आपके पास अ कार इज स्टेशनरी विद द रनिंग इंजन। एक कार स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब कार का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, जबकि इंजन उसका रन कर रहे हैं, इसका मतलब है फोर्स प्रेजेंट है, वहां पे फोर्स जीरो नहीं है। तो आपने पढ़ा हुआ है वर्क क्या कहता है, कि वर्क किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी के इक्वल। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स आपके पास मौजूद है, जबकि डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में जीरो है, तो वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सिचुएशन में वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो आप इसको ये कहेंगे कि इन बोथ सिचुएशन वर्क डन इज जीरो, बिकॉज इन बोथ सिचुएशन द डिस्प्लेसमेंट कवर इज जीरो। क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो आपके पास जीरो है, जिसकी वजह से वर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 4.2 है आपके पास। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल। आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसमें, किलो जूल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिफ्टिंग द मैस ऑफ 10 किलोग्राम, जबकि मैस कितना है, 10 किलोग्राम है। लिफ्टिंग थ्रू द वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, जबकि वर्टिकल हाइट पे उसको लेकर जाते हैं 10 मीटर है आपके पास। तो आपके पास क्या चीज है, यहाँ पर इसने क्या कहा हुआ है कि कैलकुलेट वर्क डन इन किलो जूल, कि आप जो वर्क डन है उसको किलो जूल में फाइंड करें, जबकि आपके पास मैस कितना है, 10 किलोग्राम मैस है, और वर्टिकल हाइट आपके पास 10 मीटर है। तो आपने वर्क कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बच्चे आपके पास वर्क किसकी फॉर्म में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगा। तो हम क्या कहेंगे, वर्क किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो वर्क किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है। तो अब इस पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू भी 10 है, h की वैल्यू भी आपके पास 10 है। तो ये आपके पास 1000 जोड़ आएगा। 1000 आपके पास प्री फिक्स है, 1000 को आप लिख सकते हैं किलो, 1 किलो जूल जो है आपके पास वर्क हो। ये किलो कैसे है, क्योंकि 1000 जो है 10 की पावर 3 होता है, और वो वैल्यू है किलो की, तो हमने प्री फिक्स की फॉर्म में इसको लिख लिया। कितना वर्क हो रहा है, 1 किलो जूल वर्क हो। यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, इन विच केस मोर वर्क इज डन। के केस दो दिए हुए, इनमें से किस केस में ज्यादा वर्क हो रहा है। केस वन क्या है आपके पास, केस वन, केस वन देखें, when 50 kilogram bag of book is lifted through the 50 centimeter। 50 किलोग्राम बैग, मैस कितना हो गया, 50 किलोग्राम, लिफ्ट थ्रू 50 सेंटीमीटर,
जबकि उसको लिफ्ट करते हैं, जब भी कोई चीज लिफ्ट होती है इसका मतलब वो हाइट की तरफ जा रही है, तो हाइट कितनी होगी आपके पास 50 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटी चूंकि प्रीफिक्स है, लिहाजा इसको कन्वर्ट कर लें, 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। उसके बाद केस 2 है आपके पास, दूसरा केस है, मैं यहां पर दूसरा केस लिखूंगा, केस 2। केस 2 क्या कहता है, 50 किलोग्राम क्रेट, मैस कितना है 50 किलोग्राम है, मैस चेंज नहीं किया। push through the 2 meter across the floors of the 50 न्यूटन फोर्स, जबकि आप उसको पुश करते हैं फ्लोर पे कितना, आप उसको 2 मीटर, यानी डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 2 मीटर आ गया, जबकि फोर्स कितनी है 50 न्यूटन। आपने इन दोनों केसेस में ये चीज बतानी है कि किस केस में ज्यादा वर्क होगा। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह वर्क इसकी फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो आप लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पर वर्क इसके इक्वल आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, 10 10 से कैंसिल, 5 0 0 5 टू 225 जो कितना वर्क आएगा 225 जूल। जबकि केस 2 में अब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, केस 2 में वर्क का फार्मूला हम लिखेंगे W इज इक्वल टू F डॉट D। तो W इज इक्वल टू फोर्स आपके पास 50 है, जबकि डिस्टेंस आपके पास है 2 मीटर, तो आपके पास वर्क आएगा 100 जूल। तो यहां से क्या पता चला कि इन केस 1 मोर वर्क इज डन एज कंपेयर टू केस 2। यहाँ पर केस 1 में केस 2 की निस्बत जो वर्क है वो ज्यादा कवर हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप पे आ जाओ, फोर पॉइंट फाइव। एन ऑब्जेक्ट है 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट के पास कितने जूल पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। एक्सप्लेन व्हाट इज इट मीन, इसका क्या मतलब होगा। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी हो तो हम कहते हैं कि ये मोशन की वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ये किसकी वजह से, हाइट की वजह से। तो हम ये कहते हैं कि इफ अ बॉडी है 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी बॉडी के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, देन इट हैव कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। तो इसमें कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, 1 जूल वर्क करने की कैपेसिटी है। याद रखें अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो उसमें कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, 1 जूल वर्क करने की कैपेसिटी है। अब देखिए इसने कहा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल, और कितनी एनर्जी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी है 1 जूल है। इसका मतलब है अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है तो वो एक मैस को जिसका मैस 1 किलोग्राम होगा उसको कितना लिफ्ट कर सकती है, 1 मीटर हाइट पे लिफ्ट कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इफ a body have 1 joule potential energy, then it have ability to raise a object of 1 kilogram through the height of 1 meter, कि ये 1 किलोग्राम मैस वाले ऑब्जेक्ट को 1 मीटर हाइट तक रेज कर सकती है। जैसे ये मार्कर है, अगर इसमें 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब है ये 1 किलोग्राम अगर मार्कर का वेट है तो इसको ये 1 मीटर हाइट पर ले जाएगी। ये आपके पास था 4.5। उसके बाद छठा है आपके पास, नहीं सातवां बचे, when a rocket re-enter to the atmosphere its nose cone become very hot, where does the heat energy come from। कहते हैं कि जब भी एक रॉकेट को आप एयर में एंटर करते हैं, ये आपके पास रॉकेट है, इसको जब भी आप एयर में एंटर करते हैं तो इसकी ये जो नोज कोन है इसमें हीट आ जाती है, ये हीट अप हो जाती है। अब ये हीट कहां से आएगी, हमने तो इसको हीट अप नहीं किया, जब ये एयर में इंटर हुआ तो इसकी ये जो नोज कोन है ये हीट अप हो जाएगी। हमने ये बताना कि हीट अप क्यों होती है। अब बेटा देखिए जब भी कोई रॉकेट
एटमॉस्फेयर में इंटर होता है, एयर में इंटर होता है, तो वहां पर एयर में क्या क्या चीजें हैं, डस्ट पार्टिकल है और एयर फ्रिक्शन है। When a rocket re-enters to the atmosphere, there are dust particles as well as air friction. अब डस्ट पार्टिकल और एयर फ्रिक्शन इसकी नोज कोन पे अप्लाई होंगे, ये जा रहा होगा तो इसकी मोशन को ये अपोज करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होगा और वो एनर्जी का लॉस किसकी फॉर्म में आएगा, हीट की फॉर्म में आएगा। तो आप ये कहेंगे व्हेन अ रॉकेट री एंटर टू द एटमॉस्फेयर there are dust particles and air friction in it, so some energy loss occur which appear in the form of heat। कुछ एनर्जी का लॉस होगा किसकी वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से और एयर फ्रिक्शन की वजह से, जिसको हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है और वो एनर्जी का लॉस किसकी फॉर्म में आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। 4.9 है, A girl drop a cup of certain height। एक गर्ल के हाथ से कप certain height से गिर गया है, which break into pieces, जो pieces में डिवाइड हो गया, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि a girl drop a cup of certain height, एक गर्ल ने एक कप को ड्रॉप किया certain height से, which break up into pieces, जो pieces में डिवाइड हो गया। What energy change in involved, इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अब देखिए, जब कप हाथ में था, ठीक है, ठीक है, और जब इसने यहां से गिरना स्टार्ट किया, सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। जब ये कप हाथ में था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में, इसमें काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये फ्लोर को स्ट्राइक करेगा, पीसेस में ब्रोक अप हो जाएगा, तब आपके पास कुछ एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, साउंड में, क्योंकि जब ये फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होगी। तो सम ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो आपके पास ये कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होंगी, चार किस्म की एनर्जी इन्वॉल्व होगी। व्हेन अ कप इज इन द हैंड ऑफ गर्ल देन इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन कप ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, so potential energy converted into kinetic energy। When it break up into pieces, some of the energy converted into sound energy and small amount of energy is converted into heat energy। ये बच्चे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, तो कल इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। फी अमान अल्लाह।